नमस्कार एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने पाइनस के तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। वहाँ पर हमने पाइनस के तने में जितनी भी जो संरचनाएं पाई जा रही थी, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स वाला क्षेत्र, उसकी पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, स्टिल रीजन इत्यादि क्षेत्रों का हमने वहाँ पर स्टडी किया था। तो वहाँ पर हमने जब रंध्र क्षेत्र की स्टडी की थी तो वहाँ पर देखा था कि जो पाइनस का तना होता है उसमें 5 से 6 वेस्कुलर बंडल एक मले में उपस्थित होते हैं और उन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है और दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। मतलब ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और जिनमें पाई जाने वाली कैम्बियम ही सक्रिय होकर क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि करने का कार्य करती है। तो आज हम देखेंगे पाइनस के तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे संपन्न होती है। तो अगर द्वितीयक वृद्धि की बात करें या सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो पाइनस के तने में क्या होता है, जो 5 से 6 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और उनके बीच में जाइलम, उनमें क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है उसे कहा जाता है इंट्रापेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रापेसिकुलर या वेसिकुलर भी बोल सकते हैं हम। कौन सी कैम्बियम पाई जाती है, इंट्रापेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम। अब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जब पाइनस के तने को द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करना होता है या अपनी मोटाई में वृद्धि करनी होती है तब उस दौरान क्या होता है, जो ये इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम है यह अरीय रूप से या स्पर्श रेखीय रूप से विभाजित होना प्रारंभ करती है। इधर की ओर विभाजित होगी, ये भी इधर की ओर विभाजित होना प्रारंभ करती है। मतलब पहले तो क्या होगी, यह अस्थायी नेचर की है, मतलब इसकी सक्रियता एक्टिव नहीं है। तो पहले तो यह सक्रिय होगी, फिर बाद में विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, दो वेस्कुलर बंडल के मध्य एक इंटरवेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करेगी। ऐसे ही इधर की कैम्बियम भी विभाजित होगी, इधर की कैम्बियम भी विभाजित होगी, जिसके कारण दो वेस्कुलर बंडल के मध्य एक इंटरवेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण हो जाएगा। अब दोनों ही कैम्बियम आपस में जुड़कर क्या बना लेंगी, एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण करेंगे। तो पहले तो क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल के मध्य कौन सी कैम्बियम थी, इंट्रावेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम। यह सक्रिय होकर अरीय रूप से विभाजित होना प्रारंभ करती है या स्पर्श रेखीय रूप से विभाजन प्रारंभ करती है, जिसके कारण क्या होता है, दो वेस्कुलर बंडल के मध्य इंटरवेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। दोनों ही प्रकार के कैम्बियम आपस में जुड़कर क्या बना लेगी, एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का यहाँ पर निर्माण कर लेगी। अब ये कंप्लीट कैम्बियम रिंग या कैम्बियम रिंग विभाजित होकर केंद्र की तरफ तो क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करेगी और परिधि की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी। अब सेकेंडरी फ्लोएम के बनने से जो ये प्राथमिक फ्लोएम था यह परिधि की ओर स्थानांतरित होता हुआ संकुचित अवस्था में आ जाता है तथा अपभाषित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर केंद्र की ओर या अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनने से जो ये प्राथमिक जाइलम था वह केंद्र की ओर संकुचित होता हुआ जो पित्त कोशिकाएं हैं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है या पित्त कोशिकाओं में धस जाता है। तो इस प्रकार संवहन क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। अब ये हमने जो बात की है ये लगभग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सभी प्लांट्स में हमें ऐसा ही दिखना है या ऐसे ही द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। साइटस में भी ऐसा ही किया था हमने, इंट्रा और इंटरवेसिकुलर कैम्बियम को जोड़कर कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण कर दिया था और उसके दौरान सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किया गया था। परंतु पाइनस में क्या होता है, जो यहाँ पर जो कैम्बियम रिंग बनी है इसकी सक्रियता स्थायी होती है। मतलब अगर अगले साल इसे द्वितीयक वृद्धि करना है
तो यही कैम्बियम वापस से सक्रिय होगा, वापस से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। परंतु जो साइकस होता है उसमें क्या होता है, जो वहां पर कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनी थी, वह कंप्लीट कैम्बियम रिंग या कैम्बियम रिंग एक बार द्वितीय वृद्धि करने के पश्चात निष्क्रिय हो जाती है, वह स्थायी नहीं होती। अगर दूसरे साल अगर द्वितीय वृद्धि करना है तो वापस से नई कैम्बियम बनती है, जिसको पेरिसाइकिल की कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है, और वह कैम्बियम वापस से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी। फिर अगर तृतीय साल द्वितीय वृद्धि करनी है तो अगली नई कैम्बियम बनेगी। इसी प्रकार वहां पर हमें कैम्बियम के अनेक बले या सेकेंडरी जाइलम के अनेक बले हमें वहां पर दिखाई देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पर पॉलीजाइलिक प्रकार की कास्ट पाई जाती है, जबकि यहाँ पर हमें कौन सी कास्ट दिखाई देगी, मोनोजाइलिक प्रकार, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम बले एक ही होगी, यही केवल कैम्बियम बले होगी जो कि हर साल सक्रिय होकर द्वितीय वृद्धि करने का कार्य करेगी या सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का कार्य करेगी। अब जो यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम बना है, इस सेकेंडरी जाइलम में चौड़ी और सक्रिय वाहिनिकाओं के बले पाए जाते हैं। एक तो चौड़ी वाहिनिकाओं के बले भी पाए जाएंगे और सक्रिय वाहिनिकाओं के बले भी पाए जाएंगे। जैसे मान लिया जाए ये कोई सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ पर एक तो चौड़ी वाहिनिकाओं के बले भी देखने को मिलेंगे, एक सक्रिय वाहिनिकाओं के बले भी हमें देखने को मिलेंगे। अब जो इन बलों का निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ होगा, तो ये हमें देखना है। तो जो चौड़ी वाहिनिकाओं के जो बले होते हैं और इन बले युक्त जो कास्ट होती है, इन्हें कहा जाता है बसंत कास्ट के बले। और जो सक्रिय वाहिनिकाओं के जो बले होते हैं इन्हें कहा जाता है शरद कास्ट के बले या शरद कास्ट कहा जाता है इस प्रकार की कास्ट को। तो इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो इसमें क्या होता है, जो पाइनस होता है इसमें कैम्बियम एक साल में 2 बार सक्रिय होती है। जब बसंत ऋतु आएगी तो जो कैम्बियम है वह अधिक सक्रिय होगी और क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, और जिसमें क्या होगी, चौड़ी वाहिनिकाएं होगी। मतलब बसंत कास्ट के दौरान जो जाइलम बनेगा सेकेंडरी जाइलम, इसमें कौन सी वाहिनिकाएं होगी, चौड़ी वाहिनिकाएं होगी। और फिर बसंत ऋतु के बाद जैसे ही शरद ऋतु आएगी, शरद ऋतु के दौरान जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो फिर इसके द्वारा इसी कैम्बियम के द्वारा उसमें जो वाहिनिकाएं पाई जाएगी वह कैसी होगी, सक्रिय वाहिनिकाएं होगी। अब एक साल में 2 ऋतु देखने को मिलती है, तो बसंत ऋतु एक शरद ऋतु, और दोनों ही ऋतु के मिलने से हमें 2 प्रकार के सेकेंडरी जाइलम दिखाई देंगे या 2 प्रकार की कास्ट युक्त सेकेंडरी जाइलम दिखाई देंगे। एक तो बसंत कास्ट वाले सेकेंडरी जाइलम, एक शरद कास्ट वाले सेकेंडरी जाइलम, और दोनों ही कास्ट के बले को मिलाकर क्या कहा दिया जाता है, एनुअल रिंग या वार्षिक बले कहा दिया जाता है। और वार्षिक बले की संख्या को गिनकर हम पादप की आयु का अनुमान लगा सकते हैं कि ये पादप कितने साल का है, क्योंकि एक साल में 100 बसंत कास्ट बनेगी, एक शरद कास्ट बनेगी, और दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे हम, एक एनुअल रिंग या वार्षिक बले कहा देंगे। और वार्षिक बले की संख्या को गिनकर हम पादप की आयु का पूर्वानुमान या पादप की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो ये देखा है कि बसंत कास्ट में चौड़ी वाहिनिकाएं उपस्थित होती है या चौड़ी वाहिनिकाओं का निर्माण होता है। तो चौड़ी वाहिनिकाएं क्यों बनेगी, तो आपको पता है जो बसंत ऋतु होती है उस दौरान पादप को जो वाटर उपलब्ध होता है वह भी काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। पादप की जो नई पत्तियों का निर्माण होगा, नई शाखाओं का निर्माण होगा, उस दौरान क्योंकि वाटर उपलब्ध है तो नई शाखाओं
का निर्माण होगा, नई पत्तियां बनेगी, पादप में नई नई संरचनाएं बनेगी। तो पादप की विभिन्न संरचनाओं को, जैसे पत्तियों को, तने को, शाखाओं को, इनको क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो वाटर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, चौड़े चौड़े पाइपों का निर्माण हो जाता है, ताकि वाटर की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, चौड़ी चौड़ी वाहिनिकाओं का निर्माण हो जाता है। वो किस ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो चौड़ी वाहिनिकाओं से निर्मित काष्ठ कौन सी होगी, बसंत काष्ठ होगी। मतलब इन जो वाहिनिकाएं हैं इनकी भित्ति काफी पतली होगी, क्योंकि भित्ति पतली होगी तो अंदर का जो एरिया है वह बढ़ जाता है। इसी कारण यहाँ पर जो वाहिनिकाएं पाई जाएगी वह चौड़ी पाई जाएगी। परंतु जैसे ही बसंत काष्ठ के बाद शरद काष्ठ आती है या विंटर सीजन आता है या शीत ऋतु आती है, उस दौरान क्या होता है, पादप की पत्तियां जड़ना या पादपों में पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। और पतझड़ का मौसम शुरू होने के कारण पादप को इतने ज्यादा खनिज लवण या वाटर की सप्लाई की जरूरत नहीं होती। तो इस दौरान जो वाहिनिकाएं बनेगी वह कैसी बनेगी, सक्रिय बनेगी, क्योंकि पादप को ज्यादा से ज्यादा जल नहीं पहुंचाना है। तो वहां पर सकड़े सकड़े पाइपों का निर्माण हो जाता है। और इनकी जो भित्ति होती है वह भी काफी मोटी होती है, जिसके कारण जो अंदर का जो एरिया है वह कम हो जाता है। मतलब काफी सकड़ी सकड़ी वाहिनिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। और उन वाहिनिकाओं को जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो उसे कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब एक साल में हमें एक तो बसंत काष्ठ के बले देखने को मिलेंगे और एक शरद काष्ठ के बले देखने को मिलेंगे, और दोनों को मिलाकर क्या कहा दिया जाता है, एनुअल रिंग या वार्षिक बले कहा दिया जाता है, जिनकी सहायता से या जिनकी संख्या को गिनकर हम पादप की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था इसके संवहन क्षेत्र में विज्ञान वृद्धि कैसे होती है। इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम सक्रिय होती है उस समय, इस दौरान द्वितीयक वृद्धि के समय, जब भी पादप को द्वितीयक वृद्धि करनी होगी उस दौरान इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम एक्टिव होकर स्पर्श रेखीय रूप से विभाजित होना प्रारंभ करती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो कोशिकाएं वह विभेदित होकर क्या बना देगी, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण कर देगी, और दोनों ही प्रकार की कैम्बियम आपस में जुड़कर कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण कर देती है। और यह कैम्बियम सक्रिय होकर विभाजन करती है और पहली की ओर विभाजित होकर तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, केंद्रीय की ओर विभाजित होकर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। सेकेंडरी फ्लोएम के बनने से जो प्राथमिक फ्लोएम होता है वह परिधि की ओर स्थानांतरित होता हुआ संकुचित अवस्था में आ जाता है तथा कुछ समय पश्चात अपासित हो जाता है। इसी प्रकार सेकेंडरी जाइलम के बनने से जो प्राथमिक जाइलम है वह पित्त कोशिकाओं को नष्ट करता हुआ उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें संवहन क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। अब पाइदन में क्या होता है कि जो कैम्बियम बनी है इसकी सक्रियता स्थायी होती है, अर्थात ये हर साल सक्रिय होकर द्वितीयक वृद्धि करेगी, मतलब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो काष्ठ बनेगी वो मोनोजाइटिक प्रकार की बनेगी, क्योंकि एक ही कैम्बियम हर साल सक्रिय होकर क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ करेगी या सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। अब जो ये कैम्बियम है यह भी अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार से सक्रिय होती है। जैसे बसंत ऋतु आएगी तो ये इसकी सक्रियता ज्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा, बसंत ऋतु के दौरान सक्रिय होकर जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसमें चौड़ी चौड़ी वाहिनिकाएं उपस्थित होगी, क्योंकि बसंत ऋतु में पादप को पानी काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसके कारण वह ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि बरसात की ऋतु में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है पादप में। उसी दौरान वह नई शाखाएं बनाता है, नई पत्तियां बनाता है, तो नई पत्तियों को क्या चाहिए, पानी की सप्लाई चाहिए। तो पानी की सप्लाई बड़े बड़े पाइप, पानी की सप्लाई के लिए छोटे छोटे पाइप उसको चाहिए होते हैं। यहाँ पर जो वाहिनिकाएं बनेगी वो कैसी होगी, चौड़ी चौड़ी गुहिका युक्त होगी, मतलब चौड़ी चौड़ी वाहिनिकाएं युक्त होगी, जिनकी मिट्टी कैसी होती है, पतली होती है। और बसंत काष्ठ के निकलने और यहाँ पर जो थोड़ी वाहिनिकाओं युक्त जो जाइलम बनेगा उसे कहा जाता है बसंत
कास्ट कहा जाता है, ओरिजिनल कास्ट का यहाँ पर एक वलय बन जाएगा। उसी प्रकार जब शरद ऋतु आएगी तो कैम्बियम की सक्रियता थोड़ी कम हो जाती है और उस दौरान शरद ऋतु में क्या होता है, पादप की पत्तियां झड़ना प्रारंभ कर देती है। इस दौरान पादप को पानी की सप्लाई कम चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो वाहिनिकाएं बनेगी और कैसी बनेगी, सक्रिय बनेगी तथा काफी मोटी भित्ति युक्त होगी, जिसके कारण इनकी भूमिका कैसी हो जाती है, सक्रिय सी हो जाती है। पानी की सप्लाई कम चाहिए तो सक्रिय वाहिनिकाओं के द्वारा भी सप्लाई हो जाएगी। तो शरद ऋतु के दौरान जो कास्ट बनेगी या सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसे कहा जाता है शरद कास्ट का वलय, और दोनों की वलय को मिला दे उसे कहा जाता है एनुअल रिंग या वार्षिक वलय। और वार्षिक वलय की सहायता से पादप की आयु का हम पता कर सकते हैं। तो ये भी इसमें संवहन क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि। अब संवहन क्षेत्र में जब द्वितीय वृद्धि होती है तो क्या बनता है, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम में क्या दिखाई दे रहा है, चौड़ी तथा सक्रिय वाहिनिकाओं के समकेंद्रिक वलय दिखाई दे रहे हैं। ये चौड़ी वाहिनिका एक वलय में होगी, सक्रिय वाहिनिका फिर चौड़ी वाहिनिका फिर सक्रिय वाहिनिका, इनके हमें समकेंद्रिक वलय यहाँ पर दिखाई नहीं। और जो सेकेंडरी जाइलम की जो वाहिनिकाएं हैं, एक तो चौड़ी भित्ति, एक तो मोटी भित्ति युक्त होगी, एक पतली भित्ति युक्त होगी। और इन वाहिनिकाओं पर क्या पाए जाते हैं, परिवेशित गर्त या बोरक पाए जाते हैं। और जिन पर क्या पाया जाता है, स्थूलन पाया जाता है। और वो स्थूलन भी किस प्रकार का देखने को मिलेगा, हमें जालिका व प्रकार का स्थूलन देखने को मिलेगा। सेकेंडरी जाइलम में जो वाहिनिकाएं हैं उन पर तो स्थूलन पाया जाएगा या जमाव पाया जाएगा, वो किस प्रकार का पाया जाएगा, जालिका व प्रकार का पाया जाएगा। जबकि जो प्राथमिक जाइलम की जो वाहिनिकाएं थी उन पर सर्पिलाकार स्थूलन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पर ये चौड़ी वाहिनिकाएं हैं इन पर जो गर्त पाए जाते हैं, क्योंकि वाहिनिकाएं कैसी होती है, पाइपलाइन समान संरचनाएं होती है, इन पर क्या पाए जाते हैं, बॉर्डर या परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। तो जो चौड़ी वाहिनिकाओं पर जो परिवेशित गर्त मिलेंगे या बॉर्डर मिलेंगे वह भी कैसे होंगे, काफी बड़े बड़े या छोटे छोटे होंगे। और जबकि जो संकरी वाहिनिकाएं हैं इन पर जो गर्त पाए जाते हैं वो कैसे होंगे, काफी छोटे छोटे गर्त हमें देखने को मिलेंगे। अब पाइनस की जो कास्ट होती है वह कैसी होती है, हमने देखा है कि मोनोजाइलिक प्रकार की है और एक होती है पिक्नोजाइलिक की। एक तो मोनोजाइलिक और एक पिक्नोजाइलिक प्रकार की। मोनोजाइलिक का मतलब केवल एक ही कैम्बियम यहाँ पर स्थायी है और वही क्या करेगी, हर साल एवरी ईयर द्वितीय वृद्धि करने का कार्य करती है। और जो पिक्नोजाइलिक प्रकार की होती है, पिक्नोजाइलिक का मतलब होता है काफी सॉलिड या काफी ठोस प्रकार की यहाँ पर कास्ट या लकड़ी देखने को मिलेगी। जबकि वहां पर जो साइटस में पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था हमने, मेनोजाइलिक प्रकार की। तो कैसी थी, पॉलीजाइलिक और एक मेनोजाइलिक। मेनोजाइलिक का मतलब होता है कोशिकाएं काफी दूर दूर तथा पतले भित्ति युक्त थी, मतलब वो कास्ट काफी कॉम्पैक्ट प्रकृति की नहीं थी, उस कास्ट के फर्नीचर नहीं बना सकते हम साइटस की कास्ट के। परंतु जो पाइनस की कास्ट होती है वो काफी कॉम्पैक्ट प्रकृति की होती है, काफी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि आपस में बहुत सटी हुई रहती है, मतलब कॉम्पैक्ट प्रकार की कास्ट का निर्माण कर देती है, जिसे कहा जाता है पिक्नोजाइलिक प्रकार की कास्ट। तो पाइनस में मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक प्रकार की कास्ट हमें देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ पर जो कैम्बियम रिंग है यह सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का तो निर्माण करेगी ही सही, परंतु साथ में यहाँ पर क्या बना देती है, वह द्वितीय मज्जा किरणों का भी निर्माण कर देती है, जो कि दो वेस्कुलर बंडल के मध्य या जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। और जो यह मज्जा किरणें हैं ये तने के पास ही भागों में, मतलब इधर की ओर इधर की ओर इधर की ओर
लेटरली क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य करती है, या विभिन्न प्रकार के जो जल है भोज्य पदार्थ इनको परिवहन करने का कार्य करती है। जबकि जो जाइलम है, जैसे ये तना है तो इसकी वाहिनिका है तो इसकी होगी लंबवत रूप से, जबकि जो ये मध्य या मेडुलरी कैविटी है ये इधर इसके रेडियली उपस्थित होगी, मतलब जो इसका जो वृत्ताकार वाला जो पोर्शन है उसमें होगी, मतलब जो वाहिनिकाएं होती है और मज्जा किरणें होती है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर उपस्थित होती है। मज्जा किरणें तने के पार्श्वीय भागों में क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन या जल व भोज्य पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करती है। और जो वाहिनिकाएं है ये तने के ऊपरी भागों में ट्रांसपोर्टेशन देने का कार्य करती है। तो ये भी इसके संवहन क्षेत्र में हमने द्वितीयक वृद्धि की बात कर ली। अब जैसे जैसे संवहन क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है उसी के साथ साथ क्या होता है, इसके परिधीय वाले भाग में या संवहन क्षेत्र के बाहर या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन या बाह्य रंध्रीय क्षेत्र में भी क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और उस दौरान कॉर्टेक्स की पूरी कोशिका विभेदित होकर इसका निर्माण कर देती है, कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कर देती है, और वह कॉर्क कैम्बियम परिधि की ओर विभाजित होकर तो किसका निर्माण करेगी, यहाँ पर कॉर्क बनाएगी, केंद्रीय की ओर विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें परिपक्व तने में कॉर्क की परिपक्व तने की जो बाह्य सतह होती है वो कॉर्क से ढकी हुई होती है, तो कॉर्क लेयर हमें देखने को मिलेगी। तो दोनों ही क्षेत्रों में हमने यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि को देख लिया है, और उस दौरान हमने बसंत काष्ठ का भी निर्माण किया, शरद काष्ठ का भी निर्माण किया। अब जो एक मेन पॉइंट है इसका पाइलस की काष्ठ का, जो पाइलस की जो काष्ठ होती है या पाइलस का जो तना होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर क्या है, वह कैरेक्टर्स है बार्स ऑफ सेलियो या सेलियो पट्टियों का पाया जाना, बार्स ऑफ सेलियो पट्टियों का पाया जाना पाइलस की काष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, सेलियो पट्टियों का पाया जाना। अब ये सेलियां पट्टियां होती क्या है इनको हम समझेंगे। तो सेलियां पट्टियां होती क्या है, तो मैंने अभी आपको वाहिनिकाओं की संरचना बताई है, जैसे कोई ये वाहिनिकाएं हैं, वाहिनिकाओं पर हमने क्या देखा था, इन पर क्या पाए जाते हैं, बॉर्डर विथ या परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। ऐसे ही इस वाली वाहिनिका पर भी हमें देखने को मिलेंगे। तो वाहिनिकाओं की जो वृत्तियां होती है उन पर बॉर्डर विथ पाए जाते हैं। तो वाहिनिकाओं की जो ऊपरी सरफेस होती है यहाँ पर क्या हो जाता है, पेप्टिक का जमाव हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये बॉर्डर विथ है इनके चारों ओर या इनके जो परिधीय भाग होते हैं यहाँ पर सेलुलोज तथा पेक्टिन के जमाव के कारण ऐसी अर्धचंद्राकार पट्टियां बन जाती हैं। ऐसे ही इस वाले गर्त के ऊपर और नीचे बनेगी, ऐसे ही इस वाले गर्त के ऊपर और नीचे बनेगी, ऐसे ही उस वाले गर्त के ऊपर और नीचे बनेगी। मतलब जो बॉर्डर जो पिच होता है या परिवेशित गर्त होता है उसके ऊपर और नीचे अर्धचंद्राकार आकार की पट्टियां बन जाती है, या अर्धचंद्राकार आकृति की पट्टियां बन जाती है, जो इसके द्वारा बनती है सेलुलोज तथा पेक्टिन के जमाव के कारण बनती है। अब ये जो धीरे धीरे ये पट्टियां होती है दोनों ही पास पास के गर्त की पट्टियां आपस में यहाँ पर आकर मिल जाती हैं और एक प्रकार की पट्टियों का निर्माण करती है, जिन्हें सेलियों की पट्टियां कहा जाता है या बार्स ऑफ सेलियो कहा जाता है। और ये पाइलस की काष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसे ही यहाँ की आ जाएगी, ऐसे ही इस वाले की आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर जो बनेगी आपस में पास पास आ जाएगी और इसका निर्माण कर देगी, बार्स ऑफ सेलियो या सेलियो की पट्टियों का निर्माण कर देगी। तो ये सेलियो की पट्टियों का पाया जाना पाइलस की काष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ये थी
पाइनस में सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम अगले लेक्चर के अंतर्गत पाइनस में पर्ण की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।